हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इरिगेशन। इरिगेशन इरिगेशन से क्या मतलब है? सिंचाई। फील्ड वगैरह में पानी देते हैं, क्या बोल देते हैं हम? इरिगेशन या सिंचाई। ठीक है, की डेफिनेशन क्या रहती है? आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। कि पानी को हमारे फील्ड वगैरह में हम अप्लाई करते हैं, फार्मर्स जो अप्लाई करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? इरिगेशन। हिंदी में उसका मतलब है सिंचाई। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इरिगेशन के सोर्सेज कौन, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। सिंचाई है क्या? ठीक है, पहला हमारे पास आ जाता है कैनाल सिस्टम। ठीक है, नहर का पानी वगैरह। फिर आ जाता है ट्यूबवेल। ठीक है, तीसरा रिवर, नदी से। ठीक है, वेल, वेल हो गया हमारे पास। और एक आता है हमारा टैंक सिस्टम। ठीक है, जहाँ पे वाटर की कमी रहती है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे क्या रहता है, हम टैंक सिस्टम का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, कैनाल हो गया, ट्यूबवेल हो गया, रिवर हो गया, वेल और टैंक सिस्टम। ठीक है, तो कैनाल सिस्टम हमारा कहाँ पे यूज़ होता है? हरियाणा में। हरियाणा में मेनली क्या करते हैं, हम कैनाल सिस्टम का यूज़ करते हैं, नहर का पानी लगाते हैं। तो जैसे कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इरिगेशन का कौन सा सोर्स हरियाणा में यूज़ होता है, तो हम कहेंगे कैनाल सिस्टम। ठीक है, अब हमारे पास आता है कि ट्यूबवेल। अगर पूरे इंडिया में पूछा गया है तो हम बोल लेंगे कि इंडिया के अकॉर्डिंग जो इरिगेशन का सोर्स है वो हमारे पास क्या रहता है? ट्यूबवेल। ठीक है, कैनाल हो गया, रिवर है, नदियाँ वगैरह हैं, इनसे भी पानी दिया जाता है क्रॉप्स में। ठीक है, टैंक सिस्टम मैंने बता दिया आपको कि जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है वहाँ पे टैंक भर के ले आते हैं। ठीक है, फार्मर्स को टैंक के द्वारा इरिगेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि एक होता है कि सबसे ज़्यादा हमें पता है कि मेनली क्या होता है, इंडिया बारिश के ऊपर डिपेंड करती है, मानसून के ऊपर डिपेंड करती है। तो मानसून जो है वो कब कब आता है इंडिया में, ये भी एक मेन रहता है कि कब इसका आवागमन। एक होता है साउथ वेस्ट मानसून, होता है, दो बार आता है। ठीक है, एक नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो साउथ वेस्ट कब आता है? 4 महीने के लिए आता है। 4 महीने के लिए कब होता है ये? जून से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर तक के टाइम तक हमारे पास साउथ वेस्ट मॉनसून होता है। और ये कितना पानी कवर करता है? 75%। ठीक है, साउथ वेस्ट मॉनसून से हमें 75% पानी मिलता है। ठीक है, और जो नॉर्थ ईस्ट है वो नवंबर दिसंबर में आता है। मानसून पर दिसंबर में आएगा और इससे 15 से 25% ही पानी मिल पाता है। ठीक है, तो हमने मॉनसून के बारे में पढ़ा, दो प्रकार से मॉनसून इंडिया में आता है, एक साउथ वेस्ट हो गया, एक नॉर्थ ईस्ट हो गया। साउथ वेस्ट हमारा कब आया है? 4 महीने के लिए, जून से सितंबर तक। ठीक है,
और इससे 75% पानी का आगमन होता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या रहा हमारा, नवंबर से दिसंबर तक आता है, जिसमें 15 से 25% तक पानी मिलता है। ठीक है, अब आता है कि कितना रेनफॉल इंडिया में या हरियाणा में होता है। ये सारे क्वेश्चंस मेनली क्या है, एग्रीकल्चर एग्जाम में आने के लिए होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा ही आपको ध्यान रखना है कि एनुअल रेनफॉल कितना है। एनुअल रेनफॉल इन इंडिया में कितना है, 1197 रहता है। ठीक है, और ऐसे ही एनुअल रेनफॉल इन हरियाणा कितना रहेगा, 617 है। क्योंकि हम आज टॉपिक पढ़ रहे हैं इरिगेशन से रिलेटेड, पानी से सिंचाई का टॉपिक है हमारा। और इसमें हम देखेंगे कि फार्मर्स को कहाँ से पानी मिलता है, कैसे है, क्या इरिगेशन के मेथड रहेंगे। तो ये भी मेन है कि हमें पता होना चाहिए कि इंडिया में और हरियाणा में कितनी रेनफॉल रहती है, मॉनसून का कब आवागमन होता है, क्या रहता है, वो सारा हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो था रेनफॉल मॉनसून के बारे में। अब हम पानी के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन वाटर है क्या। ठीक है, किसे हम वाटर बोलते हैं, सिर्फ वाटर क्या रहता है हमारे पास। ठीक है, तो वाटर किससे बना है, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो ये ऐसे जुड़ा होता है। ठीक है, ई शेप स्ट्रक्चर रहता है वाटर मॉलिक्यूल का। वाटर मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर क्या हुआ, वी शेप। ठीक है, और एक हमारे पास ये एंगल होता है। ठीक है, ये एंगल कितना होता है, 105 डिग्री। ठीक है, एंगल कितना हुआ, 105। वाटर मॉलिक्यूल्स का जो एंगल है वो रहेगा 105, 105 डिग्री। ठीक है, वी शेप का रहता है। वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है ये। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल क्या है कि इसमें कोई सेंटर का चार्ज नहीं होता, इक्वली चार्ज प्लस और माइनस का डिवाइड वो होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया, 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम से ये बना होता है। वी शेप इसका स्ट्रक्चर होता है, और वी शेप में हमने देखा कि ऐसे बना हुआ है। और ये क्या है, ये एंगल है, कितना रहेगा, 105 डिग्री। ठीक है, अब हमने पानी के बारे में पढ़ लिया कि पानी किसे बोलते हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर रहता है और क्या एंगल है उसका। उसके बाद हम देखते हैं कि डिफरेंट क्लासिफिकेशन क्या रहेगी पानी की। क्लासिफिकेशन ऑफ, हम पढ़ेंगे सॉइल वाटर, क्योंकि जो पौधे हैं वो पानी सॉइल से ही लेते हैं। तो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर में जो पानी को कैसे कैसे क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो एक होता है फिजिकल बेसिस पे, फिजिकल क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं हम। एक होता है बायोलॉजिकल, हो गया फिजिकल में उन्होंने ग्रेविटेशनल, कैपिलरी, हाइड्रोस्कोपिक में डिवाइड किया है। और बायोलॉजिकल में क्या हो जाता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए अवेलेबल है या अनअवेलेबल है, तो वो फॉर्म होगी अवेलेबल और अनअवेलेबल। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ लिया क्लासिफिकेशन एंड देन इज बायोलॉजिकल। ठीक है, फिजिकल के में हमारे पास आ जाता है ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल वाटर, H2O लिख रही हूँ मैं, पता ही है, अभी बताया है कि वाटर को क्या बोलते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। इसमें आ जाता है कैपिलरी वाटर, क्या होता है ये अभी हम पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल में हमारे पास हो जाता है अवेलेबल वाटर,
अनअवेलेबल, ठीक है। साथ के साथ हम पढ़ेंगे फील्ड कैपेसिटी, और देन हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है। ये सारी हमारी क्या रही, सोइल वाटर की क्लासिफिकेशन है, जिसमें फिजिकल क्लासिफिकेशन ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर, फील्ड कैपेसिटी हो गया, हाइग्रोस्कोपिक वाटर हो गया। देन हमारे पास है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अवेलेबल, अनअवेलेबल वाटर हो गया। तो अब हम एक एक करके इनको डिफाइन करते हैं कि ये होते क्या है। पहला हमारे पास आता है ग्रेविटेशनल वाटर, ठीक है। ग्रेविटेशनल वाटर से समझ आ रहा है कि ग्रेविटी का, ठीक है, ग्रेविटी का कुछ ना कुछ पर इफेक्ट है, जिस कारण से हमने इसको ग्रेविटेशनल वाटर बोला है। तो ये क्या हो गया, वाटर पानी विच ट्रेन डाउनवर्ड, है, डाउनवर्ड ड्रेन हो रहा है ड्यू टू दी ग्रेविटी, है। ग्रेविटी के कारण से जो वाटर नीचे की तरफ ड्रेन हो रहा है उसको हम बोल देते हैं ग्रेविटेशनल वाटर, ठीक है। ग्रेविटेशनल वाटर क्या हुआ, ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ रहा है, पानी क्या है, नीचे जा रहा है। जैसे ही हमने अप्लाई करा, इसमें एक क्वेश्चन याद रखने वाली बात है कि वाटर पोटेंशियल, सॉइल वाटर पोटेंशियल उस टाइम कितना होता है, ग्रेटर देन -1/3 बार, है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा लो रहता है। सॉइल वाटर पोटेंशियल क्या रहा हमारे पास कि जो पानी, वर्क डन बाय वाटर, कि पानी ने जो काम करा है एक लेवल से दूसरे लेवल तक, तो हम क्या बोल देते हैं, वाटर पोटेंशियल। और ये -1/3 बार अगर ग्रेटर देन रहेगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, ग्रेविटेशनल वाटर, ठीक है। ये नेगेटिव रहता है, ये ध्यान रखना। फर्स्ट हमारे पास हो गया ग्रेविटेशनल, सेकंड हम करते हैं कैपिलरी, कैपिलरी वाटर। अब कैपिलरी वाटर में वाटर पोटेंशियल है -1/3 बार से लेकर -31 बार तक रहता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि किस वाटर में कितना वाटर पोटेंशियल रहता है और क्या रेंज रहती है, ठीक है। तो कैपिलरी से क्या है, इस वाटर में कैपिलरी एक्शन होता है, ठीक है। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, किसकी तरफ अट्रैक्शन होगी, दी सोइल पार्टिकल्स, ठीक है। सोइल पार्टिकल्स की तरफ जो वाटर मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन होती है उसे हम बोल देते हैं कैपिलरी एक्शन। और इस वाटर को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी वाटर, ठीक है। और इसमें क्या रहता है, ऑल कैपिलरी वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर, अवेलेबल फॉर प्लांट्स। जो पूरा कैपिलरी वाटर है, जिसका वाटर पोटेंशियल हमने ये बताया है, इसमें क्या है कि ये सारा का सारा प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता। आधी फॉर्म इसकी ऐसी होती है जो प्लांट ले सकते हैं, और कुछ फॉर्म ऐसी होती है जिनको अनअवेलेबल वाटर बोल दिया जाता है, ठीक है। तो कैपिलरी वाटर जो हमने बायोलॉजिकल में पढ़ना है कि अनअवेलेबल और अवेलेबल,
वो क्या है, कैपिलरी वाटर का ही पार्ट है। प्लांट मेनली क्या लेता है, कैपिलरी वाटर ही लेता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है। कैपिलरी एक्शन हमने पढ़ लिया इसमें कि क्या होता है, ये अट्रैक्शन होती है वाटर मॉलिक्यूल की। जैसे हम देख लें यहाँ पे, ये सोइल के पार्टिकल्स हो गए, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, ये क्या करेंगे, सोइल के पार्टिकल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, वाटर थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट में जाता है, प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। तो कैपिलरी वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड आता है फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी को अगर हम देखें ना, क्या बोलते हैं कि हमने ना खेत में पानी दे दिया, ठीक है, खेत में जैसे आज पानी दिया, 2-3 दिन बाद पानी अब नीचे चला जाता है, कुछ बह जाता है, लीच डाउन हो जाता है, ठीक है। तो 2 दिन बाद जो फील्ड कैपेसिटी, उसको फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं, उस पॉइंट पे क्या रहता है, जितना पानी सोइल में रह जाता है तो हम फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे हम के इसको कि वाटर की एप्लीकेशन दी, ठीक है, वाटर अप्लाइड करने के बाद आफ्टर 3 डेज, ठीक है, पानी ड्रेन हो गया, सब सरफेस में चला गया, ठीक है। और उसके बाद उसको क्या बोल देते हैं हम कि ये कैपेसिटी है। ये थोड़ी रह जाती है। इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या रहती है कि वाटर होल्ड बाय, या फिर हम इसको सकते हैं मैक्सिमम वाटर, ठीक है, मैक्सिमम वाटर contained इन सोइल, ठीक है, कि जितना मैक्सिमम वाटर जो पानी रहना था सोइल के अंदर, सोइल के पार्टिकल्स के द्वारा जो अटैच हुआ है, अट्रैक्ट हुआ है, तो हम क्या बोल देते हैं, फील्ड कैपेसिटी बोल देते हैं। एक हमारे पास टर्म आ जाती है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब ये कुछ कुछ एक जैसे ही टर्म्स हैं कि जैसे फील्ड कैपेसिटी होगी, ये भी मैक्सिमम वाटर है, ठीक है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी मैक्सिमम है। तो ये क्या होती है, ये होता है टोटल वाटर होल्डिंग, टोटल वाटर होल्ड बाय ऑयल, इसमें आ जाता है पोर्स, ठीक है। ये सोइल के पोर्स ने जो टोटल वाटर को होल्ड किया हुआ है, उसको हम बोल देते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। और फील्ड कैपेसिटी हमारे पास रही है कि मैक्सिमम वाटर जो रिटेन्ड हुआ है, मैक्सिमम वाटर जो एक इरिगेशन अप्लाई करने के बाद उसके हम क्या बोल देते हैं कि 2-3 दिन बाद अगर हम देखते हैं, वो क्या आ जाती है, फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी में हमारा जो वाटर पोटेंशियल है वो कितना रहता है, लेस देन -1/3 बार, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो थी हमारे पास अवेलेबल वाटर, है, सेकंड हमारे पास थी अनअवेलेबल वाटर, ठीक है। अवेलेबल वाटर क्या रहता है हमारे पास कि जो वाटर अवेलेबल फॉर्म में है, मतलब जो प्लांट हैं उनको एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, एब्जॉर्ब बाय प्लांट, या फिर हम कह सकते हैं कि अवेलेबल फॉर प्लांट, तो वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल है, तो हम क्या बोल दें, अवेलेबल वाटर, ठीक है।
तो इसकी जो रेंज रहती है वाटर पोटेंशियल -1/3 बार टू -15 बार। ठीक है, याद रखने वाले हैं। ठीक है, कितनी रेंज रहती है? -1/3 बार से लेके +15 बार तक इसकी वाटर पोटेंशियल है। अनअवेलेबल क्या आता है? वाटर इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट्स। ठीक है, ये जो वाटर अनअवेलेबल से ही पता चल रहा है कि जो प्रेजेंट अवेलेबल नहीं है प्लांट्स के लिए, उसको हम अनअवेलेबल बोल दिया। इसमें वाटर पोटेंशियल क्या रहता है? -15 बार से ऊपर रहता है। ठीक है, अब ये 15 बार का कुछ दोनों में आ रहा है, तो इसको क्या बोल देते हैं? पर विल्टिंग के बारे में अभी हम पढ़ते हैं कि विल्टिंग क्या है, किस रेंज पे है, तो हम विल्टिंग पॉइंट क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो विल्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है कि जब वाटर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वाटर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, कि क्या हो रहा है कि वाटर प्रेजेंट है नहीं, प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर नहीं सकता। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? प्लांट ग्रो नहीं कर पाता। ठीक है, ग्रो नहीं कर पाता। ठीक है, प्लांट सूखने लग जाता है। ठीक है, प्लांट क्या लगता है? सूखने लगता है। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं विल्टिंग पॉइंट। किस पे आता है? -15 बार पे जब वाटर का पोटेंशियल होगा, तो ये क्या होता है? विल्टिंग पॉइंट हो। अभी विल्टिंग पॉइंट भी टू टाइप्स का होता है। एक हो गया टेम्परेरी। ठीक है, एक हो गया परमानेंट। ठीक है, टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट, एक हो गया परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ओके, टेम्परेरी कौन सा होता है कि हमने जैसे देखा कि भाई पौधा सूखने लग रहा है। ठीक है, तो पानी अप्लाई कर दिया, पानी अप्लाई करने के बाद पौधा फिर से हरा होने लग जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट। जिसमें क्या होता है? चांस होते हैं और प्लांट ग्रोथ। अगेन चांस होते हैं जिसके अंदर कि हाँ प्लांट ग्रो कर सकता है अगेन। ठीक है, दोबारा से अगर ये है कि पानी की कमी हो गई और प्लांट जो है वो सूखने लग गया है, तो हम क्या बोल देंगे कि अगर उसमें पानी दे दिया और वो फिर से ग्रो करने लग गया, हरा होने लग गया, तो उसको हम बोल दे देंगे कि ये टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट था, कि थोड़ी देर के लिए प्लांट सूख गया था थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो दोबारा से अगेन हरा होने लग गया। फिर हमारे पास आता है कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। इसमें तो ये है कि चाहे कितना वाटर अप्लाई कर लो, ठीक है, जितना मर्जी पानी दे लो, प्लांट तो मर चुका है। ठीक है, प्लांट की डेथ हो चुकी है। के बाद चाहे कितना भी पानी अप्लाई किया जा रहा है, वो प्लांट दोबारा से हरा नहीं हो सकता, दोबारा से लिविंग नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? दो टाइप के पहले वाटर पढ़े, बायोलॉजिक, हाँ, फिजिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल में हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक है, जो ग्रेविटी के कारण पानी डाउनवर्ड मूवमेंट में जाता है, ग्रेविटी के अट्रैक्शन के कारण नीचे जा रहा है। ठीक है, और एट दिस पॉइंट वाटर पोटेंशियल क्या रहता है? ग्रेटर देन -1/3 बार रहता है, तो हम बोल देंगे कि उसको ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर क्या है?
कैपिलरी एक्शन होता है वाटर का। कैपिलरी एक्शन से मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन होता है सॉइल के पार्टिकल्स की तरफ, जिस कारण से वाटर की मूवमेंट हो रही है, थोड़ा वाटर अट्रैक्ट हो रहा है, ऊपर की साइड प्लांट के अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा कैपिलरी वाटर अवेलेबल नहीं होता प्लांट के लिए, कुछ अवेलेबल होता है, कुछ अनअवेलेबल होता है। इसकी रेंज रहती है -1/3 बार से लेके -31 बार तक। ठीक है, फिर हमने पढ़ा है कि बायोलॉजिकल फॉर्म्स क्या रहती हैं। बायोलॉजिकल्स में हमने पढ़ा है अवेलेबल और अनअवेलेबल फॉर्म्स रहती हैं। अवेलेबल जो जो वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल होता है उसको हम अवेलेबल वाटर बोल देते हैं, जिसकी रेंज रहती है वाटर पोटेंशियल की -1/3 बार से लेके -15 बार तक। ठीक है, अनअवेलेबल कौन सा हुआ, ग्रेटर देन -15 बार से, उसको हम बोल देंगे अनअवेलेबल फॉर्म। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो -15 बार है ये दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब है क्या है, ये इस वाटर पोटेंशियल की रेंज का मतलब ही क्या है। तो वो बोल दिया हमने कि ये विल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, कि इस स्टेज पे अगर वाटर दिया जा रहा है, इतना मतलब वाटर पोटेंशियल है उसका कि वो प्लांट ले ही नहीं पा रहा है, तो उसको हम बोल देंगे विल्टिंग पॉइंट। जिसमें क्या आता है हमारे पास, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आएगा और टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट आएगा। ठीक है, विल्टिंग पॉइंट हो गया कि प्लांट जो है वो सूखने लग जाएगा और दोबारा से ग्रो नहीं कर पाएगा, चांसेस होते हैं ग्रो भी कर सकता है और नहीं भी। अगर प्लांट दोबारा ग्रो कर गया तो हम बोल देंगे टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट आ रहा है, और अगर प्लांट ग्रो नहीं कर पा रहा है, प्लांट की डेथ हो चुकी है, तो हम उसे बोल देंगे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये तो था, हमने वाटर के बारे में पढ़ा है कि वाटर का स्ट्रक्चर क्या रहा, इरिगेशन के लिए क्या क्या सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के सॉइल वाटर के क्लासिफिकेशन पढ़ी है। अब आता है हमारे पास कि इरिगेशन के कितने मेथड्स हैं। ठीक है, मेनली जो हमारा टॉपिक चल रहा था कि इरिगेशंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, इरिगेशन के बारे में, सिंचाई से पहले हमने ये देखा कि वाटर कौन कौन सा प्रेजेंट है, किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पहले एक और वाटर रह जाता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हमारा एक क्लासिफिकेशन रह गया है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर कौन सा होता है, ये अनअवेलेबल होता है। वाटर इज क्या होएगा, ये अनअवेलेबल फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए ये अनअवेलेबल रहता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये वेपर फॉर्म में मूव करता है, आपसे मूवमेंट होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं के लिए ये अवेलेबल होता है, अवेलेबल होता है, ले सकते हैं। और इसमें क्या होता है, जो पानी है वो बहुत ज़्यादा ऐसे घिरा होता है, ऐसे टाइटली बॉन्ड होता है सोइल के पार्टिकल से, कि वो प्लांट ले ही नहीं सकता। हाइग्रोस्कोपिक वाटर उसे बोल देते हैं। ठीक है, इसकी रेंज -31 बार होती है। अब हम करते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन, क्योंकि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल वाटर कर लिया है। मेथड ऑफ टाइप से सिंचाई करते हैं, तो सिंचाई के टाइप्स क्या रहते हैं हमारे पास, सरफेस इरिगेशन हो गई, सेकंड रहती है हमारे पास सब सरफेस इरिगेशन, अदर टाइप्स भी हैं जिसको इरिगेशन बोल देते हैं, या फिर
बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, जैसे ड्रिप इरिगेशन हो गया, ठीक है। और एक हमारे पास आ जाएगा स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ठीक है। ये सारे टाइप्स हो गए हमारे, मेथड हो गए इरिगेशन देने के, सिंचाई देने के। सरफेस, सब सरफेस, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, ठीक है। तो हम करेंगे पहले सरफेस इरिगेशन क्या होता है, ठीक है। सरफेस इरिगेशन के बारे में हम, सरफेस से हमें समझ आ रहा है कि मिल का ऊपरी परत है, जो मिट्टी की ऊपर वाली परत पे सिंचाई देने को हम क्या बोल देते हैं, सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस क्या होएगा कि बिलो 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सरफेस हमारे पास बोल देते हैं 0 से 15 सेंटीमीटर की जो रेंज रहेगी, तो हम बोल देते हैं सरफेस। और 15 से नीचे जो होती है रेंज, तो जैसे सोइल है, सोइल की डेप्थ है जो 15 तक है, तो हम बोल देंगे ये सरफेस है, ठीक है। एंड देन जब इसके नीचे वाले क्या होएगा, सब सरफेस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि सरफेस इरिगेशन कौन कौन सी होती है। सरफेस, सरफेस इरिगेशन में डिफरेंट डिफरेंट मेथड आते हैं, ठीक है। पहले होता है कि जो अनकंट्रोल्ड, ठीक है, कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता, या फिर फ्लडिंग। फ्लडिंग का एक मेथड हमने ये भी पढ़ा था कि फ्लडिंग अगर हम करते हैं, ये वीड मैनेजमेंट का जो हमने टॉपिक करा था उसमें भी आया था कि फ्लडिंग कर देते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारा वीड है वो ग्रो नहीं कर पाता, ठीक है। तो वीड के ग्रो होने के चांसेस इसमें बहुत कम होते हैं, तो इसलिए भी फ्लडिंग बहुत इम्पोर्टेंट रहती है, ठीक है। सरफेस इरिगेशन का ये एक मेथड है जिस अनकंट्रोल्ड होती है ये, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ डायरेक्टली अप्लाई की जाती है। किस में की जाती है ये, मेनली राइस या फिर जूट में, ठीक है। इन दो मेथड्स में फ्लडिंग की जाती है, ठीक है। मैं आपको फ्लडिंग की फोटोज दिखा देती हूँ। जैसे ये है, इसमें क्या है, आप सबको दिख रहा होगा इसमें कि बिना किसी डोल वगैरह के, बिना किसी ऐसे बना के फील्ड में करके, इन्होंने क्या करा है कि सीधा पानी ऐसे अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, ठीक है। पानी खेत में सीधा बहा दिया गया है, तो हम क्या बोल देते हैं, फ्लडिंग बोल देते हैं। ये हमारा हो गया फ्लडिंग, जो राइस और में किया जाता है। राइस में मेनली इसलिए क्योंकि इसकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है राइस की ना, तो फ्लडिंग इसके लिए बढ़िया है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या रहती है फ्लडिंग की, एडवांटेज क्या रहेगी, क्या कि इसमें वाटर लॉस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वाटर लॉस क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा, हमें वाटर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जिससे क्या होएगा, वाटर क्या होएगा, वेस्ट होएगा, ठीक है। वेस्टेज ऑफ वाटर क्या रहेगी इसमें, बहुत ज़्यादा रहेगी। वाटर की एफिशिएंसी बहुत कम रहती है इसमें, क्योंकि क्या है, जो हमारा प्लांट है, इतना ज़्यादा वाटर इसमें बहा दिया गया है, प्लांट को तो जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो उतना ही लेगा, ठीक है। इसमें क्या है, मेनली क्या रहेगा, वेस्टेज ऑफ वाटर रहेगा, वाटर का लॉस रहता है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं कि जिन सरफेस इरिगेशन हम कंट्रोल्ड मेथड होते हैं, ठीक है। कंट्रोल्ड मेथड्स में फर्स्ट आएगा चेक बेसिन, ठीक है।
चेक बेसिन क्या रहेगा हमारे पास, इसमें क्या रहेगा कि एक फील्ड है, अगर हम बना ले कि फील्ड बना ले, ठीक है, तो चेक बना देंगे हम। चेक से मतलब समझ आ रहा होगा, डिब्बे बन गए, ठीक है, प्लॉट काट दिए इसके, ठीक है, और फिर इसमें वाटर अप्लाई कर दिया कि यहाँ पे चला गया, इधर चला गया वाटर, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ये किन क्रॉप्स के लिए होता है, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए, जिनकी स्पेसिंग कम रहती है आपस में ना, प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग कम रहती है, उनमें उगाया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं फील्ड क्रॉप्स के लिए भी ये बढ़िया रहता है, ठीक है। चेक बेसिन इमेज देख लेते हैं। देखो ये है चेक बेसिन, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, ये हमारा यहाँ पे ये है, ये परमानेंट बंड है हमारी, ठीक है। देन इसके बाद क्या रहेगा, इधर भी क्या है, परमानेंट जो बंड है, जो डोली बनी होती है अपनी, वो हो गई, ठीक है। यहाँ से क्या है, पानी आ रहा है, ठीक है। ये वाली जो होती है, ये छोटी छोटी जो आपको डोलियाँ दिख रही हैं, ये टेम्परेली होती हैं, ठीक है, जिनसे हम गांव में बोल देते हैं कि हाँ यहाँ से नाका लगा दिया या बंद कर दिया, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ से पानी गया इस फील्ड में, इस प्लॉट में दे दिया हमने, यहाँ से फिर यहाँ दे दिया, ऐसे ही करेंगे इनको, नाके बना बना के तोड़ तोड़ के इनको ऐसे ऐसे इनमें पानी दे दिया जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा चेक बेसिन, ठीक है। चेक बनाए गए हैं अलग अलग से, एक हम बोल सकते हैं कि प्लॉट बना दिए छोटे छोटे, ठीक है, और उनमें हमने पानी अप्लाई कर दिया। किन क्रॉप्स के लिए होता है, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए होता है, फील्ड क्रॉप्स के लिए ये बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने पढ़ा चेक बेसिन, अब हमारे पास आ जाएगा रिंग बेसिन इरिगेशन, ठीक है। ये वाली इरिगेशन किन के लिए होती है, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जो हमारी फ्रूट सब्जियां और फल और सब्जियां होती हैं, तो हम क्या बोल देते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। फ्रूट और वेजिटेबल्स के लिए हम इन रिंग बेसिन इरिगेशन का यूज़ करते हैं। इसमें क्या है कि जैसे ये अपना पौधा लगा हुआ है, ये सोयल है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, एक रिंग बना दी गई है, ठीक है, ये रिंग बना दिया है देखिए पेड़ के चारों तरफ, ठीक है। यहाँ पे वाटर अप्लाई किया गया है, ठीक है, इन रिंग्स में वाटर की एप्लीकेशन दी गई है, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, रिंग बेसिन। रिंग से ही समझ आ रहा है कि सर्कुलर बना दिए गए हैं, ठीक है, सर्कुलर खड्डे बना दिए गए हैं जिसमें वाटर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब इसमें इससे क्या हो जाता है, आपको थोड़ा डीपली क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो आप यहीं ये ऐसे नेक्स्ट जैसे आगे आगे जो पेड़ आएगा वहाँ पे भी ऐसे है, ये रिंग बनी हुई है ये चारों तरफ, ठीक है। यहाँ पे रिंग से मतलब है कि खड्डा सा बना दिया गया है, ये ऐसे पाइप डाल दिया, इसमें पानी दे दिया, या फिर नालियाँ बना दी जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले प्लांट में ऐसे ही रिंग्स के द्वारा पानी दे दिया गया है, ठीक है। कहाँ पे अप्लाई होता है, तो वेजिटेबल्स में होता है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो गई। इस मेथड की जो हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसी कमियां रहती हैं कि क्या दिक्कत रहती है कि जो बेसिन्स हैं, रिंग हैं, इनको बनाने का कॉस्ट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, लेबर वर्क लग जाता है इसमें, कि यहाँ पे इनको बार बार खड्डे खोदने पड़ेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है, कॉस्ट हाई हो जाता है, ठीक है।
और दूसरा बात रहती है कि रिंग में क्या होता है, सभी प्लांट्स को इक्वल पानी नहीं मिल पाता, तो ये भी इसका एक थोड़ा डिसएडवांटेज रहता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्ज। सर्ज इरिगेशन क्या है, एक ऑन ऑफ का मेथड रहता है ऑफ सिस्टम है। ऑफ सिस्टम से क्या रहेगा कि जैसे पानी अप्लाई किया जा रहा है, वाटर दे रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, टाइम मैनेजमेंट लग जाएगी। टाइम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं, ठीक है, इंटरवल कर दिया कि 5 मिनट से लेके 10 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है, पानी दिया जाएगा। पहले इसकी इमेज देख लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया अपना सर्च मेथड। इसमें क्या होएगा, इनका ऑफ ऑन ऑफ कैसे एक यहाँ पे रेगुलेट करने का होता है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसके वॉल को ऐसे घुमाते रहते हैं, ठीक है, या फिर इसकी एक टाइम सेट कर देते हैं, 5 से 10 मिनट का टाइम हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि ऑन कर दिया तो इधर पानी दे दिया, ठीक है, इधर कर दिया तो इधर वाली मतलब डोलियों में पानी चला गया, प्लांट्स में पानी चला गया। तो ऐसे इसका एक सिस्टम होता है, ऑन ऑफ का सिस्टम रहेगा, ठीक है। तो एक टाइम बेस रहेगा जिससे पानी इधर उधर जो भी है प्लांट्स में जाता रहेगा, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया चेक बेसिन। अब आएगा रिज एंड फरो में, ठीक है। रिज एंड फरो मेथड में हमारे पास क्या रहेगा कि इसमें रिजेस बना दी जाएंगी और ये देखो, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये रिज हो गई खाली, उसको हमने के नीचे खाली बनी हुई, ठीक है, तो हम बोल देते हैं फरो, ठीक है। ये रिज हो गई, नीचे वाली को फरो बोल देते हैं। तो इसमें क्या कर देते हैं, हम वाटर की अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इरिगेशन इसमें दी जाती है, ठीक है। लंबी लंबी इसकी ये फरोज बहुत लंबी लंबी होती है, 25 से लेके 125 मीटर तक की होती है, 225, ठीक है, इतनी लंबी इस फरो, और इनमें क्या है, पानी अप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। ये मेथड हमारा हो गया रिज एंड फरो। नाम से ही पता चल रहा है इसके कि यहाँ पे रिज बना दी एक डोली, फिर यहाँ पे एक खालियाँ बना दी, ठीक है, फरो मेथड ये हो गया, ठीक है। हमारे पास आ गया रिज एंड फरो मेथड। तो हमने चेक बेसिन पढ़ लिया और रिज एंड फरो पढ़ लिया, सर्ज मेथड पढ़ लिया, ठीक है, रिंग बेसिन पढ़ लिया, कंट्रोल्ड में हो गए ये सारे। अनकंट्रोल्ड में हमने पढ़ा है फ्लडिंग मेथड, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, हमारे सरफेस के मेथड्स थे, एप्लीकेशन है वाटर की है जो अप्लाई करेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स थे, जैसे हमारे चेक बेसिन हो गया जिसमें चेक्स बनाए हुए हैं, ठीक है। फ्लडिंग जो है सीधा फ्लडिंग में क्या हुआ, हमने सीधा पानी दे दिया, कोई ऐसा सिस्टम नहीं करा। अच्छा, एक हम जो अपने हरियाणा में है इरिगेशन का, कनाल इरिगेशन है, ये एक इमेज हम देख लेते हैं। कनाल इरिगेशन में क्या रहता है कि ऐसे कि इधर से नहर गई होती है, ठीक है, नहर का पानी, ठीक है, और इसमें से क्या करते हैं, कुछ पाइप वगैरह से ये पानी इन फसलों में दे दिया जाता है, ठीक है। ये कौन सा मेथड हो गया, कनाल इरिगेशन का मेथड हो गया।
कहाँ फॉलो किया जाता है? अपने हरियाणा में। क्या हरियाणा में मेनली हम नहर का पानी देते हैं। फसली तो जो रेन वाटर है वो बढ़िया रहता है अपना, के बाद जो अपना नहर वगैरह का पानी है ये देते हैं, ठीक है। और फिर ट्यूबवेल का पानी। ये क्या हो गया हमारा कनाल मेथड, जिसको हम बोल देते हैं नहर का पानी लगाते हैं, नहर का पानी इधर से जा रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है छोटी छोटी खालियां बना के उसमें पानी, नहर का पानी खेत के साइडों में से जाता रहता है, फिर यहीं से क्या करते हैं इधर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कनाल इरिगेशन का पार्ट हो गया। अभी जैसे हमने ये पढ़ा था रिज एंड फरो मेथड में करा था, इसी का ही टाइप हो जाता है इरिगेशन, ठीक है। फरोगेशन किसको बोल देते हैं? इसमें क्या है ऑल रिज एंड फरो, ठीक है। जैसे ऐसे थी ना, डोली थी, ये रिज, फिर आगे डोली, ये रिज थी, ये फरो, ठीक है। इनके बीच की जो ये स्पेसिंग है ये कम कर देंगे, जैसे थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ठीक है। ये क्या होगी स्पेसिंग कम हो गई, तो इसको हम बोल देंगे फॉरुगेशन, ठीक है। कि जो दो रिजेस के बीच का डिफरेंस है अगर हम इसको कम कर देते हैं तो उस मेथड को हम क्या बोल देंगे फॉरुगेशन, ठीक है। ये सारे मेथड हो गए हमारे। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एक होता है सब इरिगेशन भी कर लेते हैं सरफेस वाला, देन हम ड्रिप और स्प्रिंकलर पे जाएंगे। ये सब सरफेस हम सही लग गया है। ये अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड इरिगेशन है। अंडरग्राउंड इरिगेशन कैसी रहेगी? पाइप्स वगैरह से ये इरिगेशन अप्लाई की जाती है, ठीक है। पाइप्स वगैरह से अंडरग्राउंड पाइप बिछा दिए जाते हैं और तो ये इरिगेशन अप्लाई करी जाती है। लेकिन ये कहाँ पे फॉलो की जाती है? वेस्टर्न कंट्रीज में इस ज़्यादातर फॉलो करते हैं। इंडिया में तो पाइपलाइन बिछाना ही बहुत कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। इसी कारण से हम इसको क्या करते हैं टीपी रखते हैं। मेनली कहाँ पे रहेगी? वेस्टर्न कंट्रीज में इसका एप्लीकेशन होता है। लेकिन केरला में है तो कोकोनट के फील्ड्स हैं, उनमें क्या है सब सरफेस इरिगेशन का किया जाता है, अंडरग्राउंड वाटर की अप्लाइड किया जाता है, ठीक है। ये तो अपने सरफेस और सरफेस के। अब आता है अपने पास जो मेनली माइक्रो इरिगेशन दी जाती है, इरिगेशन के हिंदी में बोल देंगे टपका पानी लगाना, ठीक है। एक ड्रॉप ड्रॉप हर ड्रॉप ड्रॉप पानी इसमें लगता है, ठीक है। और इसको टिक्कल इरिगेशन भी बोलते हैं, अदर नेम है इसका, क्या रखना है। कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है इसको? इजराइल ने सबसे पहले ड्रिप इरिगेशन का प्रोडक्शन दिया था देश को। और इसमें क्या रहता है कि ड्रॉप ड्रॉप वाइज हम पानी लगाते हैं फील्ड में, ठीक है। कितना पानी इसमें जाता है? का जो प्रेशर, पानी का जो प्रेशर रहता है 0.8 से लेके 2.5 तक रहता है, ठीक है। एफिशिएंसी क्या रहती है इसमें? 95% तक एफिशिएंसी रहती है। एफिशिएंसी मतलब कि पानी अप्लाई हुआ है वो प्लांट ने कितना लिया है, कितना एब्जॉर्ब किया है, तो वो कितनी रहती है हमारे पास 95% तक रहेगी, ठीक है। और पानी की जो सेविंग्स है मैक्सिमम किस में रहती है? ड्रिप इरिगेशन में रहती है। ये देख लेते हैं हम। ये हमारे पास क्या रहेगा ड्रिप इरिगेशन,
रहेगा, इसमें क्या है कि जो ये पानी है ऐसे बूंद टपक टपक के, ठीक है, प्लांट को दिया जाएगा। मेनली ये आजकल बहुत फॉलो किया जाता है। इसमें क्या है, पानी की जो वाटर सेविंग्स है वो बहुत ज़्यादा रहती है। और इसके साथ साथ फार्मर्स हैं हमारे, वो फर्टिलाइज़र और हर्बिसाइड्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, पानी के साथ साथ। अब अगर फार्मर ने पानी के साथ फर्टिलाइज़र अप्लाई करा है तो हम उसे बोल देते हैं फर्टिगेशन, ठीक है। फर्टिगेशन से मतलब है फर्टिलाइज़र प्लस इरिगेशन इज इक्वल टू फर्टिगेशन। अगर ड्रिप इरिगेशन में फर्टिलाइज़र के साथ इरिगेशन दी गई है, ठीक है, इसे बोलते हैं फर्टिगेशन। सेकंड है अगर हर्बिसाइड। हर्बिसाइड्स कौन से थे, वीड की क्लास में हमने पढ़ा था, वीड मैनेजमेंट में केमिकल कंट्रोल होता है वीड्स का, उन्हें हम बोल देते हैं हर्बिसाइड्स, ठीक है। तो कंट्रोल करने के लिए अगर हर्बिसाइड को इरिगेशन के साथ अप्लाई किया है तो हर्बिगेशन उसको बोल देंगे, ठीक है। ये तो था हमारा ड्रिप इरिगेशन। कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है, इजराइल से इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। अगर हम फर्टिलाइजर्स इसके साथ अप्लाई कर रहे हैं ऐसे ड्रॉप ड्रॉप में, ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे फर्टिगेशन। और अगर हर्बिसाइड्स को अप्लाई किया गया है तो हर्बिगेशन बोल देंगे, ठीक है। वाटर सेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही लो प्रेशर पे किया जाता है, वाटर सेविंग अच्छी रहती है, ठीक है। और ये अपने पास इमेज है, ये कैसे ड्रॉप ड्रॉप एक एक ड्रॉप ड्रॉप पानी की इसमें अप्लाई की जा रही है, ठीक है। के साथ ही हमारे पास आ जाता है ड्रिप इरिगेशन को ही हम बोल देते हैं इरिगेशन। कहाँ बोलते हैं, जब ड्रिप इरिगेशन फिर केन में की जाती है, तो नाम दे दिया हमने टैम्फून, ठीक है। तो हमने इरिगेशन में क्या पढ़ा कि ड्रॉप वाइज टपका टपका पानी देके हम फील्ड में इरिगेट करते हैं, फील्ड को इरिगेट किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, अगर टाइफून बोला है तो शुगर केन के लिए यूज होता है, वाटर सेविंग है। अगर हम इसमें फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं तो उसको फर्टिगेशन बोल दिया जाता है। अगर हर्बिसाइड्स यूज किए हैं तो उसको हर्बिगेशन बोल दिया जाता है। इजराइल ने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर में क्या होता है, 1000 लीटर पर आवर पानी निकलता है, ठीक है। स्प्रिंकलर में क्या रहेगा, हमारा 1000 लीटर पानी रहता है और प्रेशर कितना रहेगा, 2.5 से लेके 4.5 एयर प्रेशर रहता है, ठीक है। स्प्रिंकलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, फवारा। फवारा सिस्टम रहता है ये, ठीक है। इससे दिखा देते हैं आपको क्या रहेगा। मैक्सिमम देखा होगा कि जो ये पार्क वगैरह होते हैं इनमें मैक्सिमम क्या रहता है, ये फुहारे से लगे होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये ऐसे से रहते हैं और ये सारे आसपास का जो एरिया होता है उसमें पानी देते रहते हैं, ठीक है। ये रहे हमारे स्प्रिंकलर, ये पानी दे रहे हैं, ठीक है। प्रेशर इनका 2.5 से 4.5 तक रखा जाता है, थोड़ा लो प्रेशर पे ही रखा जाता है ताकि जो आसपास के हैं ये वाले इधर भी क्रॉप्स हैं इन तक भी ये पानी पहुंच सके, ठीक है। इसमें
फार्मर्स क्या करते हैं कि ये स्प्रिंकलर्स लगा लेते हैं, थोड़ा कॉस्टली भी रहता है लेकिन इतना भी नहीं रहता कि जैसे फ्लडिंग वगैरह उसमें वाटर की वेस्टेज रहती है। तो इनमें क्या रहेगा, अपना फार्मर्स को फ़ायदा रहता है। प्रेशर हो गया इसमें 1000 लीटर तक जो है पानी का डिस्चार्ज होता है, ठीक है। और हमारी जो इसमें हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, फवारा, ठीक है। ये हमने सारे पढ़े इरिगेशन के बारे में, ठीक है। जो जो हमने देखा इसमें कि किस टाइप से कहाँ कहाँ पे इरिगेशन दी जाती है। अब जैसे शुरू से एक बार देख लेते हैं, यहाँ तक हमने कर लिया था। सरफेस आ गया था कि चेक बेसिन क्या रहता है, चेक्स बना दिए गए हैं। क्लोज ग्रोइंग फील्ड क्रॉप्स के लिए इनका यूज़ होता है, क्या। रिंग बेसिन में हॉर्टिकल्चर क्रॉप रहेंगी, फील्ड की जो सॉरी फ्रूट की या वेजिटेबल्स की रहेंगी। वाटर क्या करेंगे, रिंग्स बना दी जाएंगी प्लांट के साइड में, ठीक है। चारों तरफ एक गड्ढा बना दिया जाएगा, उसमें पानी दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर अपना आता है सर्ज। सर्ज में क्या रहेगा कि जो वाटर अप्लाई किया गया वो ऑन ऑफ मोड पे किया गया है, ठीक है। एक पाइप लगा होगा, उस पर एक नोज वॉल्व लगा होगा जिसको घुमा के पानी का डायरेक्शन चेंज किया जाएगा। और एक ऐसे पहले इरिगेशन दे दी, फिर थोड़े टाइम के लिए इरिगेशन रोक दी गई है, फिर दे दी गई है, ठीक है। ये सर्ज मेथड हो गया ऑन ऑफ का। एक हो गया अपने पास। अच्छा, सर्ज मेथड में ही क्या आता है, एक सर्ज मेथड का ही टाइप लगा लो, कैब्लिकेशन। कैब्लिकेशन होता है, ये क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक मेथड ऑफ इरिगेशन देते हैं कैब्लिकेशन। इसमें भी क्या होएगा कि पानी अपने आप दिया जाता है। तो सर्ज में होता है कि एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें देखेंगे कि 5 से 10 मिनट के लिए टाइम फिक्स है और ऑन ऑफ मोड पे इसको पानी दिया जा रहा है, ठीक है। और कैब्लिकेशन में हमारे पास क्या हो गया कि ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेटिकली ही जो इरिगेशन है वो प्लांट्स तक दी जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा रिज एंड फर्रो। तो ये डोलियाँ बनी हुई हैं, इनको रिज बोलते हैं। ये इधर जो नालियाँ बनी हुई हैं इनको फर्रो बोल देते हैं। नालियाँ खालियाँ ऐसे मतलब बोला जाता है अपने हरियाणा में इनको, ठीक है। तो इनमें पानी दे दिया जाता है। ये रिज एंड फरो मेथड हो गया। और रिज और फरो से ही समझ आ रहा है, अगर हमने इनके बीच का जो डिफरेंस है ये कम कर दिया, ठीक है। इन रिजेस के बीच का डिफरेंस अगर हम कम कर देते हैं तो उस इरिगेशन को कोरुगेशन बोल दिया जाता है, ठीक है। करा था यहाँ पे, ठीक है। ये डिफरेंस है, इसको कम कर दिया, तो ये क्या मेथड हो गया, कोरुगेशन का। कनाल मेथड है, नहर वाला पानी जो हरियाणा में दिया जाता है, नहर से पानी फील्ड तक पहुंचा दिया जाता है, इसे हम क्या बोल देते हैं, कनाल मेथड। सब सरफेस क्या रहता है हमारा, अंडरग्राउंड जो पाइप्स वगैरह बिछा के अंडरग्राउंड वाटर की जो एप्लीकेशन रहेगी उसको हम बोल देते हैं सब सरफेस इरिगेशन। वेस्टर्न कंट्रीज़ में मेनली फॉलो किया जाता है क्योंकि अंडरग्राउंड पाइप बिछाना ही बहुत कॉस्टली हो जाएगा। इवन इंडिया में तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहेगा ये, ठीक है। तो ये कहाँ पे फॉलो किया जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में। नेक्स्ट हमारे पास आएगा ड्रिप इरिगेशन, जिसको टपका भी बोल देते हैं। टपका पानी 95% तक एफिशिएंसी रहती है। इसराइल में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन को हम वर्टिकल इरिगेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। प्रेशर इसमें रहेगा हमारे पास 1.8 से लेकर 2.5 तक का प्रेशर रहता है। और अगर इसको टेफून शुगर केन में अप्लाई किया जा रहा है तो इसको टेफून बोल देते हैं। वाटर सेविंग बहुत अच्छी रहती है। फर्टिलाइज़र के साथ, इरिगेशन के साथ अगर फर्टिलाइज़र भी अप्लाई किया जाता है तो उसे फर्टिगेशन बोल दिया जाएगा, ठीक है। और अगर हर्बिसाइड अप्लाई कर दिया जाता है तो हर्बिगेशन, मतलब लिक्विड फॉर्म्स में होता है पानी के साथ साथ। ड्रिप इरिगेशन में क्या है कि यहाँ पे एक टैंक लगा होता है जिसमें फर्टिलाइज़र या हर्बिसाइड्स को डाल दिया जाता है, ठीक है। वो पानी के साथ थोड़ा थोड़ा बहता जाता है, ठीक है। तो उस टाइप को हम बोल देते हैं फर्टिगेशन या हर्बिगेशन। और नेक्स्ट हमारे पास स्प्रिंकलर आ जाता है। स्प्रिंकलर में क्या होता है,
1000 लीटर पर आवर तक वाटर अप्लाई होता है इसमें, ठीक है। प्रेशर 2.5 से लेके 4.5 तक रहेगा। और इसकी जो एफिशिएंसी इसकी कितनी रहती है हमारे पास, 60% तक एफिशिएंसी है, ठीक है। प्लांट 60% तक रहता है, ठीक है। और हिंदी में इसको हम फुवारा इरिगेशन भी बोल देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारा हमारा आज का टॉपिक रहा, कैसे कैसे हमने वाटर के बारे में पढ़ा है, वाटर का स्ट्रक्चर पढ़ा है, फिर डिफरेंट टाइप के वाटर, सॉइल वाटर के बारे में पढ़ा। उसके बाद ये सारे हमारे पास क्या थे, इरिगेशन के मेथड्स थे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।